हेलो बच्चों। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो क्लास 10th में है। आज मैं आप लोगों को साइंस का चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड से रिलेटेड जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं, चाहे फिर वो इंडेक्स के क्वेश्चन हो जो चैप्टर्स के अंदर हैं या फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे इंडेक्स में जो पहला क्वेश्चन है जो पेज नंबर 61 पे दिया गया है, इसमें कह रहा है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला CO2। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला CO2 है, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। तो देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो 2 और 4 होगा। और इसमें ऑक्सीजन यूज़ हुआ है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होगा। अब जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो हमने बताया था कि यहाँ पे शेयरिंग होगा, क्योंकि इसके पास 4 है और इसके पास 6 है और 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो एक्चुअल में इसका कैसा डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो मैंने एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन पहले लिख दिया। अब हमें पता है कार्बन की जो वैलेंसी होती है, यानी जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, वो 4 है। तो कार्बन में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिनको मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया। ऑक्सीजन में लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 ऑक्सीजन के लिए हो गया और 6 दूसरे वाले ऑक्सीजन के लिए, और कार्बन का हमारा 4। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। एक इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें, ये शेयर कर लिया। अब ऑक्सीजन का 6 था, एक 7 हो गया और एक और शेयर कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन अब ऑक्सीजन के पास टोटल 8 हो गए और कार्बन के पास अपना 4 था, 2 इधर शेयर हो गया है तो कार्बन के पास 6 हो गया। यही काम कार्बन यहाँ करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो जाएंगे दोनों के। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये हमारा CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। इसको जो एनसीईआरटी बुक में है सर्कल के फॉर्म में दिया गया है, तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि इस चीज़ को आप एक सर्कल में कर सकते थे और इधर इसको सर्कल में, फिर कार्बन के। तो आप जैसे भी कर लो, ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें जो इसी पेज पे है। इसमें कह रहा है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। कह रहा है सल्फर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताओ, जिसमें 8 एटम्स हैं। सल्फर के 8 एटम, यानी वो कह रहा है कि S8 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। देखो, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग। एक्चुअल में करते क्या है इसमें, S8 इसका मतलब यहाँ पे 8 सल्फर है। तो सबसे पहले मैं सल्फर की बात कर ले रहा हूँ। सल्फर का नंबर होता है एटॉमिक नंबर 16। 2 8 10 6 16, यानी इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें 8 सल्फर हैं जिनको आपस में शेयरिंग करानी है इलेक्ट्रॉन की। तो देखो, सबसे पहले एक काम करना आप, 1 2 3 4 और 5 सल्फर ऊपर लिख देना और 3 सल्फर आप नीचे लिख देना। अब हमें पता है सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप सब में 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दो। अब देखिए हमारे पास टोटल 8 सल्फर थे, हमने उनको ड्रॉ कर लिया। ऊपर आपको 5 सल्फर लिखने हैं, उसके नीचे 3 लिखना है, और इन सब के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये शेयरिंग करेंगे और चाहिए कितने, सब में 8 8। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखो आप, तो मान लो इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर लिया। अब इस वाले सल्फर के पास 6 अपना था, 1 इसका हो गया 7। अच्छा, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर ले, तो अब देखो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और इसके पास 7 हैं। 6 अपना था, एक यहाँ से शेयर किया है। ये क्या कर रहा है, एक यहाँ से शेयर कर ले रहा है, तो इसका 8 पूरा हो गया, इसका 7 हो गया। ये यहाँ से एक शेयर कर लेगा। अब आप देखोगे तो इसका 8 पूरा हो गया, इसका 7 हुआ, और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर ले रहा है, तो इसका 7 हो गया, 8 हो गया और इसका 7 हो गया। अब ये क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर ले रहा है, तो क्या दिखा हमें, इसका 8 हो गया और इस वाले सल्फर का 7 हो गया। अब यहाँ से अगर एक शेयर कर लिया इससे, तो इसका कितना हो गया, 8, और इसका भी 7 हो गया।
और यहाँ से शेयर कर लिया, तो आप देखोगे कि सबकी बॉन्डिंग इस तरह से हुई है कि जितने भी सल्फर हैं सबके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका कुछ अगर हम देखें जो डॉट स्ट्रक्चर बना कुछ इस टाइप का बना। हमारे पास 5 सल्फर थे तो मैंने 5 ही लिख लिया, और नीचे 3 सल्फर थे तो 3 नीचे लिख दिया। अगर हम बॉन्ड की बात करें तो देखो कैसे बॉन्ड बना है, इस सल्फर से इससे सिंगल बॉन्ड बना, इससे सिंगल बॉन्ड बना, इससे सिंगल बॉन्ड, इससे, और इसका इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना, और यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर। तो ये हमारा S8 यानी सल्फर मॉलिक्यूल जिसमें 8 एटम हैं सल्फर के, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए पेज नंबर 68, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम पेंटेन। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ आपसे कि आइसोमर्स क्या होते हैं। तो आइसोमर्स उनको कहते हैं जिनका फॉर्मूला सेम हो। फॉर्मूला क्या होगा, वो सेम होगा बट स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि आइसोमेरिज्म उसे कहते हैं, या आइसोमर्स वो होते हैं जिनका फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो, और उनका नाम आप कह सकते हो कि अलग अलग हो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, आप देखो, जैसे मान लो बेटा कि यहाँ पे पेंटेन की बात कर रहे हैं, तो आइसोमर्स ड्रॉ करना है पेंटेन का। तो मैंने क्या बताया, जिनका फॉर्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर जो होगा वो अलग अलग होगा। जैसे मैं पेंटेन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आपको पता है पेंटेन अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप निकाल सकते हो। जर्नल फार्मूला होता है एल्केन का, क्योंकि लास्ट में एन लगा है, तो वो होता है CnH2n+2। तो यहाँ पे पेंटेन मतलब 5 रखना है मुझे, तो मैं यहाँ 5 रखूँगा, तो यहाँ पे n की जगह भी 5, 10 दोबारा, यानी अगर मैं n की जगह 5 रखूँ तो ये मिलेगा C5H12। ये पेंटेन का फॉर्मूला होता है। अब देखिए पेंटेन का जो पहला स्ट्रक्चर बन सकता है वो क्या हो सकता है, हमारे पास 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया, और यहाँ पे कार्बन है, 5 कार्बन हो गया। अब आपको पता है इसके पास 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब आप देखो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड है और इसकी बैलेंसिंग भी पूरी है, तो इसका नाम 5 कार्बन है इसलिए पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन। और मैंने बताया था कि इसमें सिर्फ लॉन्ग चेन है तो नॉर्मल हो जाता है, नहीं एन लगा देते हैं। तो आप चाहे पेंटेन कह दो या नॉर्मल पेंटेन। ये पहला। अच्छा अभी बार चेक करो, यहाँ पे 5 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 3 इधर 6, और टोटल 3 और 3 6 यानी टोटल 12 है। यानी फॉर्मूला यही है जो C5H12 का है। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखना बेटा, जैसे मैंने ये लिख दिया, और ये चलो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे लिख दे रहे हैं, तो आप देखो यहाँ पे आप अगर इसको देखोगे तो आपको क्या लगेगा, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे CH3 होगा, तो 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, और एक बैलेंस यहाँ बच रही है 12। यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी फॉर्मूला यही है C5H12, फॉर्मूला यही है इसका, लेकिन स्ट्रक्चर बदल गया। इसका नाम होता है आइसोपेंटेन, इसका नाम है आइसोपेंटेन। ये आइसोपेंटेन क्योंकि एक कार्बन से, अगर एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हो तो उसे हम आइसो कहते हैं, और एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़ा हो तो उसे नियो कहते हैं। तो ये हमारा एक नॉर्मल पेंटेन बन गया और एक आइसो। इसमें भी आप देखोगे इसका फॉर्मूला C5H12 होगा। एक और मैं आपको समझा देता हूँ, तीसरा जो इसका स्ट्रक्चर बनता है बेटा, वो जैसे एक कार्बन है, यहाँ पे देखो CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे भी CH3, ऊपर में देखूँ तो CH3, और नीचे भी क्या CH3। अगर आप देखोगे यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन अगर आप देखो कितने टोटल, 3 3 6 3 9 3 12। यानी इसका भी फॉर्मूला यही है C5, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C5H12, यहाँ लिख देते हैं C5H12। इसका भी फॉर्मूला ये, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, क्योंकि एक कार्बन से
यहाँ पे 4 कार्बन जुड़े हैं। जब एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़ा होगा तो उसका नाम होगा नियोपेंटेन। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि पेंटेन के कितने आइसोमर्स हैं तो 3, इसके अलावा आप कुछ नहीं बना सकते हो। अगर आप बदलोगे तो फिर उसका फॉर्मूला भी बदल जाएगा। तो अगर नॉर्मल पेंटेन है या पेंटेन है तो हम लोग कह सकते हैं इसके 3 आइसोमर्स हो सकते हैं। चलिए बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इस पेज पे जो है, इसमें कह रहा है कि व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। कह रहा है हम अपने आसपास जितने भी कंपाउंड्स देखते हैं या जितनी भी चीज़ें देखते हैं, मैक्सिमम चीज़ें कार्बन से बनी होती हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऐसा क्यों है कि कार्बन की जो स्पेशल कैटेगरी है जिसमें इसको रखा गया है, इसको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन का वर्सटाइल नेचर क्या है। तो ध्यान रखना बेटा, कार्बन की 2 मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि कार्बन के पास ये क्वालिटी है कि वो कार्बन कार्बन और कार्बन के साथ ऐसे जोड़ के एक लॉन्ग चेन बना सकता है। क्या बना सकता है? एक लॉन्ग चेन बना सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। इसी को हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। तो कार्बन के साथ ये कार्बन के अंदर ये क्वालिटी है कि वो क्या कर सकता है? कैटिनेशन शो करता है। मतलब कार्बन 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 जुड़ के एक लॉन्ग चेन बना देता है। दूसरा ध्यान रखना, टेट्रावैलेंसी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या है? ये कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन क्या करता है? एक तो टेट्रावैलेंट है क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। दूसरा कैटिनेशन शो करता है, मतलब ये कार्बन कार्बन से जुड़कर एक लॉन्ग चेन बना देता है या साइक्लिक कंपाउंड बना देता है। तो देखो इसमें लिखा है कि कैटिनेशन 2 प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन इट इज़ द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम ऑफ कार्बन, मतलब एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना, ये इसकी कैटिनेशन को शो करता है। और टेट्रावैलेंसी क्या होती है? विद द वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स, यानी इसके पास 4 बॉन्ड बना सकता है तो 4 दूसरे एटम्स से भी जुड़ सकता है। तो ये और कोई एटम्स नहीं है जो कॉन्टिन्यूसली ये कर सके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या है या कार्बन के कंपाउंड्स ज़्यादा हैं, कार्बन ज़्यादा फॉर्म में मिलता है हमें, तो उसका रीज़न ये है कि 2 प्रॉपर्टी मेन है जो और सबसे इसको अलग करती है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोपेंटेन। देखो साइक्लोपेंटेन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक साइकिल बनेगी, और पेंटेन है मतलब सब में सिंगल बॉन्ड होगा, और एन क्योंकि लगा हुआ है, और पेंट है तो इसलिए हम कह सकते हैं 5 कार्बन होंगे इसमें। देखो अगर मैं देखूँ तो कार्बन 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 और कार्बन यहाँ पे 4 है, एक मान लो मैंने यहाँ लिख दिया, 5 कार्बन है। अब बेटा हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी यानी एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 और 4 ये होगा। अब देखो बेटा इसके पास यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 4। अब देखो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला निकालना भी सिखा दूंगा। एक्चुअल में आपको पता है कि एन है तो सब में सिंगल बॉन्ड होगा। मान लो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे भी हम देखें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल और एक ये सिंगल। अब आप देखोगे हर कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हैं, यानी 4 अपना था, 2 2 शेयर कर लिए। कोई भी कार्बन देखोगे तो 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। आप इनको क्या करो, 2 हाइड्रोजन दे दो। एक हाइड्रोजन की शेयरिंग इसकी हो गई, एक हाइड्रोजन की शेयरिंग इसकी हो गई, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, दे दो, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक यहाँ, तो ये इसकी शेयरिंग हो गई। इधर भी देखो 2 हाइड्रोजन है, एक इसके साथ यहाँ शेयर कर दिया और एक यहाँ पे। लिख कहीं भी 2 हाइड्रोजन कहीं बना दो, अंदर बाहर उससे मतलब नहीं है। एक हाइड्रोजन यहाँ है तो मैंने एक इसके साथ शेयर कर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ पे भी 2 थे तो एक हाइड्रोजन मैं इसके साथ शेयर किया और एक हाइड्रोजन में और रख के इसके साथ शेयर कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो कोई पूछे इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे कितने कार्बन थे? 5 कार्बन है। अगर आप देखोगे बेटा पांचों कार्बन के पास 2 2 हाइड्रोजन है, यानी 10 हाइड्रोजन है। तो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला ये होगा, स्ट्रक्चर ये। अगर इसको हम थोड़ा सा बॉन्ड के फॉर्म में लिखें तो 4 कार्बन था हमारे पास, 5 कार्बन था, सब में सिंगल बॉन्ड है तो सब में सिंगल बॉन्ड लगा दिया, और सब
दो दो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, तो इनको मैं 2 हाइड्रोजन से जोड़ दिया, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन से जोड़ दिया, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है तो जोड़ दिया, और यहाँ पे भी मैं अगर देखूँ तो 2 हाइड्रोजन है, इसको भी मैंने जोड़ दिया, और 2 हाइड्रोजन इसके पास भी है। तो फाइनली अगर हम देखें तो ये साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, और ये उसका बॉन्ड फॉर्म स्ट्रक्चर है। उसका फॉर्मूला होता है C5H10। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 69। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए गए हैं जिनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। जैसे पहला इथेनोइक एसिड, दूसरा ब्रोमोपेंटेन, तीसरा ब्यूटेनोन, और चौथा है हेक्सेनल। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले किसका बनाना है, इथेनोइक एसिड। देखो इथेनोइक एसिड मैंने पहले बताया था आप लोगों की, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो पहचान होती है वो होती है COOH या COH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ही किसी कार्बन से जुड़ा होगा। तो देखो यहाँ पे बेटा इथेनोइक, इथेनोइक मतलब 2 कार्बन होंगे, तो 1 कार्बन लिखा मैंने। अब दूसरा कार्बन है, अब इथेनोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होगा यहाँ पे, तो OH और डबल बॉन्ड O। इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए अगर आप देखो तो 1 कार्बन के साथ एक इधर 2 ऊपर एक इधर, इसका बैलेंस है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, ये तो स्ट्रक्चर हो गया, फॉर्मूला देखें तो क्या बनेगा, CH3 और C 2 ऑक्सीजन मिल रहा है, COOH। ये हमारा इथेनोइक एसिड। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, ब्रोमोपेंटेन बनाना है आपको। तो ब्रोमोपेंटेन में देखो यहाँ पे पेंट है यानी 5 कार्बन हो गए, एन लगा यानी सारे सिंगल बॉन्ड हो गए। तो पहला काम यही कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 मैंने कार्बन लिख दिया। अब ब्रोमोपेंटेन है तो सब में सिंगल बॉन्ड लगा दिया, एन है क्योंकि। अब ब्रोमो है यानी एक Br लगा दो पहले नंबर पे, चाहे इधर या इधर, बाकी बैलेंस कर दो आप। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे आप देखोगे तो 3 हाइड्रोजन लगेगा, यानी अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो C5 हो गया। H एक्चुअल में H12 होना चाहिए था क्योंकि पेंटेन है, तो H11 होगा क्योंकि एक H हट के वहाँ पे Br आ गया, तो Br साथ में हो जाएगा, यानी C5H12Br। ये हो गया हम। चलिए अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें हमें ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो ब्यूटेनोन ये कौन सी फैमिली है, कीटोन फैमिली है। वो क्या होता था उसका फॉर्मूला, तो C डबल बॉन्ड O होता था यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों कार्बन से ऐड होते थे। तो यहाँ पे ब्यूटेनोन बनाना है, इसका मतलब 1 2 3 और 4 इतने कार्बन हमारे पास होंगे, और यहाँ पे 1 कार्बन से 2 कार्बन जुड़े होने चाहिए थे कीटोन में, तो इसका मतलब इस वाले कार्बन पे ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे CH3 CHH और यहाँ पे H3, तो ये हो गया हमारा ब्यूटेनोन। ये सब मैंने ऑलरेडी आपकी क्लास में करवाया था सारी चीज़ें। तो 1 2 3 4 C4, और H कितना हमारे पास, 3 2 5 5 3 8, यानी C4H8, C4H8, और हमारा यहाँ पे O है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 COCH3। ऐसे देखो CH3 फिर CH2 फिर CO और CH3। तो आप इसको ना देख के आप ऐसे भी देख सकते हो इसको। तो ये ब्यूटेनोन का फॉर्मूला है। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम लोग अब। देखो बेटा फोर्थ पार्ट में हमें हेक्सेनल का स्ट्रक्चर बनाना है। तो हेक्सेनल इसका मतलब हेक्स है तो 6 कार्बन होगा, नल यानी Al लास्ट में लिखा हुआ है, तो Al का मतलब एल्डिहाइड से हो जाएगा। ये सब बता रखा है मैंने आपको क्लास में। तो यहाँ पे 6 कार्बन पहले बनाने पड़ेंगे और एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की पहचान मैंने बताई थी कि CHO हो तो एल्डिहाइड होता है, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड हो और एक H, ऐसे होता था। तो चलो पहला काम तो ये करते हैं हम कि 6 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। अब हमें पता है कि CHO लास्ट वाले पे लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड है, ये पता है हमें। CHO यहाँ पे ये 1 कार्बन से एक H लगा हुआ और O, ये एल्डिहाइड फैमिली हो गया। बाकी आप बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 जगह 2 हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पे 2 जगह है 2 हाइड्रोजन दे दो,
यहाँ पे भी 2 जगह है, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दे दो, क्योंकि एक कार्बन के साथ 3 स्पेस खाली है। अब इसका अगर हम फॉर्मूला देखें बेटा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो पहले CH3 मिला तो CH3, फिर CH2 तो CH2, फिर CH2, ठीक है, फिर CH2, और फिर से CH2, और फिर CHO, ये मिला है। अब इसे कलेक्ट करके भी लिख सकते हो, टोटल गिन लो कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, लास्ट में आप वो लगा दो। तो ये हमारा एल्डिहाइड फैमिली का होता है CHO, यानी हेक्सेनल बन गया। अब इसमें लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि जो ब्रोमोपेंटेन था उसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, मतलब ब्रोमोपेंटेन को हम कितने तरीके से अलग अलग लिख सकते हैं, यानी उसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। तो देखो बेटा, इसमें जो अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि ब्रोमोपेंटेन का आइसोमर्स कितने पॉसिबल है, तो मैंने पहले बताया था आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर अलग अलग हो। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ब्रोमोपेंटेन, एक तो पहले स्ट्रक्चर बना लो आप, चलो कितने हैं पेंटेन, तो 5 कार्बन, और ब्रोमो है तो आप एक पे Br लगा दो, और हाइड्रोजन यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ भी हाइड्रोजन, ये, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो अगर आप देखोगे तो इसका जनरल नाम क्या होगा, 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 पे है क्योंकि Br 1 पे लगा हुआ है, तो इसी को हम नॉर्मल कह सकते हैं, नॉर्मल ब्रोमोपेंटेन, नॉर्मल ब्रोमोपेंटेन ये बोल सकते हैं। अच्छा, इसका अगर फॉर्मूला हमसे कोई पूछे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 5 कार्बन है तो इसका मतलब C5 हो गया, और हाइड्रोजन कितने हैं, तो ये यहाँ पे देखो 3, 2 5, 2 7, 2 9 और 2 11, 11 हाइड्रोजन है, और एक साथ में Br लगेगा। तो ये हो गया हमारा ब्रोमोपेंटेन का फॉर्मूला है। अच्छा, और देखो अब हमें क्या करना है, आइसोमर्स का मतलब फॉर्मूला यही रखना है, स्ट्रक्चर अलग अलग कर देना है। तो देखो अब आप 5 कार्बन फिर से बनाओ। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हम हाइड्रोजन 3 दे देते हैं, एक Br यहाँ ऐड कर देते हैं, और हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ हाइड्रोजन, और तो देखो बेटा यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या मिलने वाला है हमें, C5H11 और Br, C5H11 Br। और स्ट्रक्चर देखो आप इसका अलग है ना, यहाँ पे ब्रोमीन पहले नंबर पे, यहाँ ब्रोमीन दूसरे नंबर पे, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन। तो एक स्ट्रक्चर ये बन गया। और देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेटा जैसे और क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो पहले ब्रोमीन मैंने पहले पोजीशन पे रखा, अब मैं दूसरे पे रख रहा हूँ, इसके दूसरे पे रख दिया यहाँ पे, अब मैं तीसरे पे रखने जा रहा हूँ। तो पहले आप 5 कार्बन बना लो, यहाँ 3 हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बैलेंस के लिए, यहाँ पे एक ब्रोमीन ऐड कर दो और एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3। अब आप देखोगे बेटा यहाँ पे जो फॉर्मूला है वही है, C5H11Br, फॉर्मूला क्या होगा हमारा, C5H11Br, C5H11Br, फॉर्मूला ही होगा। और इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो देखो 1 2 3, 3 पे ब्रोमो है, अगर इधर से भी गिनेंगे तब 1 2 3, 3 पे है, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन। इसका क्या फॉर्मूला होगा, C5H12Br, और इसका नाम क्या होगा 3 ब्रोमो पेंटेन। इसका क्या मतलब हुआ कि इन तीनों जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनका फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रोमोपेंटेन है इसके 3 आइसोमर्स होंगे, एक तो नॉर्मल ब्रोमोपेंटेन होगा, एक 2 ब्रोमोपेंटेन होगा, एक 3 ब्रोमोपेंटेन। इसके बाद अगर मैं मान लो ब्रोमो को मैं 4 पे रख दूं, तो अगर मैं 4 पे रखूंगा तो क्या होगा, 4 नंबर पे अगर हम देखेंगे तो जो इधर से गिनेंगे 4 पे आएगा, इधर से दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तो मैं 4 नहीं काउंट करूंगा, फिर इधर से काउंट करूंगा दूसरे नंबर का। इसका मतलब यही इतना पॉसिबल है, इसके अलावा और स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पेज पे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि हाउ डू यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला कंपाउंड जो दिया हुआ है वो है CH3 CH2Br, ये दिया हुआ है। तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखो कितने कार्बन है हमारे पास, 1 2 कार्बन है, पहले पे ब्रोमीन लगा हुआ है,
इसका मतलब 2 कार्बन है तो एथ आएगा। और अगर आप इनका स्ट्रक्चर बना लो तो देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, फिर कार्बन 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे Br लगा हुआ है। इसका मतलब 2 कार्बन है तो क्या आएगा, एथ आएगा। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा। और एक नंबर पे ब्रोमीन लगा हुआ है तो आप कह सकते हो ब्रोमो इथेन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। सेकेंड वाला देखते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है बेटा, सेकेंड वाले में एक ही कार्बन है और एक कार्बन है, और उसमें सी एक ऑक्सीजन और एक एच है, यानी CHO ग्रुप है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एक कार्बन है तो मेथ आएगा, मेथ हो गया। और सारे सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे तो मेथ एन। अच्छा, डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन वाला आप मत काउंट करना कि यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तब हम उसे एल्किन फैमिली में रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मेथेन। और एल्डिहाइड फैमिली है तो अल लग जाएगा, मेथेनल। और थर्ड पे देखते हैं, आ जाओ। देखो बेटा यहाँ पे कितने कार्बन टोटल, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन होते हैं, इसका मतलब हम हेक्स लिख देंगे। और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो हम क्या, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, आइन आ जाएगा, हेक्स आइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साइन। चलिए बेटा अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 71 पे जो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होना एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्यों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में जैसे मान लो कोई भी एल्कोहल ले लेते हैं, मान लो मैंने इथेनॉल ले लिया, CH3CH2OH। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो जब ये ऑक्सीजन ऐड हो जाता है इसमें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनोइक एसिड में। तो ऑक्सीडेशन हम लोगों ने पढ़ा ही क्या था कि ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे ये इथेनॉल है, ये KMnO4 के प्रेजेंट में क्या होता है, ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। KMnO4 होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। और देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इन दिस रिएक्शन 1 ऑक्सीजन इज एडेड टू इथेनॉल, हेंस इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यानी इथेनॉल यानी एल्कोहल में जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि अब मिक्सचर ऑफ द ऑक्सीजन एंड इथीन। इथीन क्या होता है एक्चुअल में, हम लोग जिसमें 2 कार्बन हो और डबल बॉन्ड हो। कह रहा है कि अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथीन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। कह रहा है जब जो वेल्डिंग आपने देखा होगा, जो आयरन वेल्डिंग होती है उसमें क्या होती है, उसको एक्चुअल में गैस वेल्डिंग भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो मिक्सचर होता है ऑक्सीजन गैस का और इथीन गैस का। तो इसमें आगे कह रहा है कि कैन यू टेल वाई मिक्सचर ऑफ इथीन एंड एयर इज नॉट यूज। कह रहा है उसमें फिर हम इथीन और एयर को क्यों नहीं यूज कर सकते। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है कि हम अगर इथीन को लेंगे और ऑक्सीजन को लेंगे, ये रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, H2O रिलीज करता है और वहाँ पे बहुत सारी हीट रिलीज होती है। देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन इथीन इज बर्न्ड इन एयर इट गिव अ सूटी फ्लेम। यहाँ पे जो क्या है, सूटी फ्लेम। दिस इज ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन, और वो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से होता है, caused by the limited supply of air. However, if ethene is burned with oxygen, it gives clean flame with the temperature, जिसका टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लीन कंबशन होता है। तो इसको समझो आप लोग ध्यान से, क्योंकि बेटा इसका आंसर ही हो जाएगा कि अगर हम इथीन को एयर के साथ हम बर्न करेंगे तो वहाँ पे कंप्लीट कंबशन नहीं होता, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिससे वहाँ पे सूटी फ्लेम देता है। और जो ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो वो नॉन सूटी फ्लेम होता है और कंप्लीटली बर्न हो जाता है, और हमें वहाँ पे लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक की वो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम चलिए अब हम लोग पेज नंबर 74 पे इस बुक में क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कह रहा है अगर आपको एल्कोहल दे दिया जाए और कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया जाए तो कैसे उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, कैसे उनको अलग कर पाओगे, कैसे पहचान पाओगे कि दोनों अलग अलग हैं। तो बेटा याद रखना कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको अगर हम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, याद रखना इसको, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे,
यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो रिएक्शन होगा वहाँ पे, और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। लेकिन अगर एल्कोहल होगा और उसको हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। तो यही एक पहचान है कि अगर एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा और सॉल्ट देगा, क्योंकि एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल कार्बोनेट का। ये हम लोगों ने एसिड और बेस में भी पढ़ा था। देखो वही स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पे कि वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। यानी मेटल कार्बोनेट आप कह सकते हो और उसके हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन होता है। एसिड जो है वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर रिलीज होगा। वहीं पे अगर एल्कोहल होगा तो वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। आपको पता है ना मेटल कार्बोनेट क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया Na2CO3, तो ये कार्बोनेट है, मेटल के साथ है। MgCO3, CaCO3, ये सब क्या है, मेटल कार्बोनेट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इसी पेज पे कह रहा है कि व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो मैंने बताया था बेटा आप लोगों को कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो याद रखना, जिसका रिडक्शन होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। यानी रेडॉक्स रिएक्शन में जिसका रिडक्शन होगा उसको हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लोग कहेंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहाँ पे भी दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो जो आपके बुक में दिया हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द सब्सटेंस दैट गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं किस रेडॉक्स रिएक्शन में, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 76 पे एक क्वेश्चन इसको देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट यू अवेल टू चेक इफ द वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग द डिटर्जेंट। कह रहा है कि आप कैसे चेक करोगे कि वाटर हार्ड है यूजिंग डिटर्जेंट। तो बेटा मैं बता दूं आपसे कि देखो दो चीज़ें, एक सोप और एक डिटर्जेंट। और वाटर एक्चुअल में दो तरह के होते हैं, एक होता है हार्ड वाटर और एक होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम इनके आयंस कह दो या इनके सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। सॉफ्ट वाटर में ये आयंस नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना बेटा, जो सोप होते हैं, जो साबुन है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर से ही लेदर प्रोड्यूस करता है, यानी झाग देता है। लेकिन जो डिटर्जेंट है वो क्या करता है, सॉफ्ट और हार्ड दोनों वाटर से वो आपका लेदर प्रोड्यूस करेगा, झाग देगा। जैसे यहाँ पे लिखा क्या देखो, डिटर्जेंट गिव्स लेदर विद हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर बोथ, यानी डिटर्जेंट दोनों से झाग देगा, while the soaps give leather with soft water only, thus it not possible to check if water is hard by using the detergent। तो आप ये कह सकते हो कि हम डिटर्जेंट से ये नहीं चेक कर पाएंगे कि वाटर कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है। तो इसके लिए अगर सोप होता तो हम चेक कर लेंगे कि अगर सोप जो है, साबुन आपका हार्ड वाटर है तो उससे लेदर झाग नहीं देगा, सॉफ्ट वाटर है उससे दे देगा। लेकिन डिटर्जेंट अगर आपके पास है तो वो तो दोनों से झाग दे देता है। तो आप ये नहीं चेक कर पाओगे कि जो वाटर हमने लिया है वो सॉफ्ट है या हार्ड है। तो इसका आंसर ये हो गया कि हम लोग डिटर्जेंट से ये नहीं पता लगा पाएंगे कि जो वाटर यूज़ कर रहे हैं वो हार्ड है या सॉफ्ट है। हाँ, अगर हमारे पास सोप्स होता, साबुन होता तो हम उससे डिसाइड कर लेते हैं। तो बेटा एक काम करते हैं, इसमें आपका जो इंडेक्स के सारे क्वेश्चन थे वो इस वीडियो में मैंने पूरा कर दिया है। इनको आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो एक और वीडियो बना के उसको भी हम डाल देंगे, तो ये चैप्टर आपका प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा।